हमारे देश में शहीद आजम भगत सिंह वाले रास्ते पे चलने वाले एक और महान क्रांतिकारी हुए सुभाष चंद्र बोस। 1940 में जब उन्होंने भारत छोड़ा और उनके कुछ मित्रों ने उनसे पूछा कि आप भारत छोड़कर कहाँ जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई फौज बनानी है जो भारत पर राज कर रहे अंग्रेजों के ऊपर हमला करे और इस भारत को सशस्त्र क्रांति के रास्ते से आजाद करे। इसके लिए मैं भारत छोड़ना चाहता हूं। तो उनके मित्र कहा करते थे कि मात्र इसलिए कि अंग्रेजों पर हमला करें और अंग्रेज हार के चले जाएं। उन्होंने कहा इतना ही नहीं है, अंग्रेज चले जाएं, उस देश की व्यवस्था को बदलने का काम शुरू किया जाए, इसके लिए मैं भारत छोड़ना चाहता हूं। और छोड़ा उन्होंने भारत, बनाई आजाद हिंद फौज और किया हमला अंग्रेजों के ऊपर, और कुछ हद तक वो सफल और सार्थक भी हुए उसमें। मैं आपके दिमाग में एक ही बात डालना चाहता हूं कि हिंसा वाले या अहिंसा वाले दोनों ही रास्ते पर चलने वाले क्रांतिकारियों के मन में एक बात स्पष्ट थी कि हमें वो भारत तो नहीं ही चाहिए जो अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया, हमें तो कुछ नया भारत चाहिए। अब होना क्या चाहिए था? आजादी मिली 15 अगस्त 1946 को, 47 को माफ करिए, 46 में हमारे देश में ये घोषणा हो गई थी कि अंग्रेज चले जाएंगे और उसके बाद हमारी अंतरिम सरकार बन गई थी। 17 सितंबर 1946 से इस देश में एक अंतरिम सरकार का गठन हो गया था और उसने कामकाज अपना संभाल लिया था और अंग्रेजों की तैयारी थी कि ये जो अंतरिम सरकार है इसी को सत्ता का हस्तांतरण करके वो जाएंगे। तो 1946 में तय हो गया अंग्रेज चले जाएंगे, घोषणा भी हो गई। तो सरकारों को क्या करना चाहिए था कि सारे शहीदों के, वो हिंसा वाले रास्ते के हों या अहिंसा वाले रास्ते के, उनके सपनों को, उनके आदर्शों को, उनके घोषणा पत्रों को इकट्ठा करके सरकार को अपना नीति पत्र और घोषणा पत्र जारी करना चाहिए था कि भाई आजादी के बाद तो हम तो इनके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं और उसी के लिए हमने ये आजादी पाई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शहीदों के विचारों को, उनकी घोषणा पत्रों को, उनकी नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को सब दरकिनार कर दिया गया और भारत को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया गया जिस रास्ते पर जाने के लिए हमारे शहीद कभी भी तैयार नहीं। अब दर्द क्या है इस देश का? वो ये है कि हम भारतवासी हैं, आज भी विदेशी व्यवस्थाओं में जीवित हैं। हम एक तरफ कहते हैं आजाद हो गए हैं, लेकिन गुलामी के सारे कानून अभी भी हमारे ऊपर लदे हुए हैं। एक भी कानून इस देश ने आजादी के बाद खत्म नहीं किया जो अंग्रेजों ने गुलामी के लिए लाया था। इसलिए भारत स्वाभिमान मानता है कि ये आजादी अधूरी है, ये स्वराज्य अधूरा है, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये एक तरह की परतंत्रता और गुलामी की ही स्थिति है। बस अंतर इतना ही हो गया है कि पहले इस देश पर राज करने वाले गोरे अंग्रेज थे, अब राज करने वाले कुछ काले अंग्रेज पैदा हो गए हैं। इससे ज्यादा कोई अंतर इस देश की व्यवस्थाओं में नहीं आया। मैं कुछ उदाहरण से मेरी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई थी, आप सभी जानते हैं। उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जेपी सैंडर्स, उसको गोली मार दी थी लाहौर में। सैंडर्स को गोली क्यों मारी थी? सैंडर्स वो अंग्रेज अधिकारी था जिसने इस देश के एक महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियों से इतना वार किया था कि लाला जी को ब्रेन हेमरेज हुआ था और उनकी मृत्यु हुई। सैंडर्स नाम के जिस अधिकारी ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया, वो अधिकारी को जब पूछा गया कि तुमने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज क्यों किया, तो उसने कहा मेरा अधिकार था, मेरा कर्तव्य था। उसको जब पूछा गया कि तुम्हारा अधिकार कहां से आया, तो उसने कहा एक कानून इस देश में लागू है जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट, उसने मुझे अधिकार दिया है लाठी चार्ज करने का। तो जड़ कहां थी? इंडियन पुलिस एक्ट नाम के कानून। और इंडियन पुलिस एक्ट का जब कानून इस देश में बना और लागू किया गया तो वो साल था सन 1860। 1860 में अंग्रेजों की सरकार ने ये कानून इस देश में लागू किया था, इंडियन पुलिस एक्ट। ये कानून लंदन से पास हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट से इसको पास किया गया था और भारत में इसको लागू किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस कानून के समय की जो बहस हुई थी उसके सारे दस्तावेज हमने निकाले और उनको बड़े बारीकी से और ध्यान से पढ़ा। अंग्रेजों ने ये पुलिस बनाई क्यों?
क्योंकि 1860 के पहले इस देश में पुलिस नहीं होती थी। आज हम बोलते हैं ना पुलिस कानून व्यवस्था का रक्षण करने के लिए है। 1860 में जब पुलिस बनी थी तो उसका ये उद्देश्य नहीं था कानून व्यवस्था का रक्षण करना। उनका उद्देश्य था भारत के क्रांतिकारियों को जमकर मारना, पीटना और उनके ऊपर अत्याचार करना। इसलिए इस कानून में एक व्यवस्था की गई कि हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस दिया गया। किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को राइट टू डिफेंस नहीं मिला। इसको मैं सरल भाषा में समझाता हूं। राइट टू ऑफेंस क्या होता है और राइट टू डिफेंस का मतलब क्या है। अगर कोई अंग्रेज पुलिस अधिकारी के दिल में आए कि मुझे इसको लाठी से पीटना है, वो पीटेगा, ये उसका राइट टू ऑफेंस है। मारेगा, पीटेगा, सिर फोड़ देगा, टांगे तोड़ देगा, लहूलुहान कर देगा आपको, ये उसका राइट टू ऑफेंस है। लेकिन जो पिट रहा है, अगर वो लाठी को पकड़ेगा तो उसका अधिकार उसको नहीं है, राइट टू डिफेंस नहीं है। राइट टू डिफेंस नहीं है इसका माने आप पिटते रहिए। अगर आपने लाठी पकड़ी तो कानून कहता है कि आपके खिलाफ मुकदमा होगा कि आपने एक पुलिस अधिकारी को ड्यूटी करने से रोका। उसकी ड्यूटी क्या है? आपका सिर फोड़ देना लाठियों से, टांगे तोड़ देना, ये उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। और आप अगर लाठी पकड़ रहे हैं अपने बचाव के लिए तो आप उसको ड्यूटी करने से रोक रहे हैं, तो मुकदमा आपके ऊपर चलेगा, ना कि पुलिस अधिकारी के ऊपर। ऐसा कानून इंडियन पुलिस एक्ट। तो सैंडर्स के खिलाफ जब अदालत में बात गई और सैंडर्स ने यह जवाब दिया कि मुझे तो कानून ने अधिकार दिया था, मैंने लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियां मारी तो ये कानून है, मैंने उसका पालन किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया। और सैंडर्स बाइज्जत बरी हो गया, उसको कोई सजा नहीं मिली, क्योंकि अदालत ने कहा कि हम तो कानून के आधार पर फैसला कर सकते हैं, न्याय नहीं दे सकते। न्याय देना एक अलग चीज होती है, कानून के आधार पर फैसला करना बिल्कुल अलग चीज होती है। न्याय तो ये कहता है कि जिस सैंडर्स ने लाला जी को मारा, लाठियों से सिर फोड़ दिया, उस अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा होना चाहिए था, उसको जेल में होना चाहिए था, क्योंकि लाला जी ने कोई कानून नहीं तोड़ा था इस देश का जब उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। वो तो एक शांति सभा करने की तैयारी कर रहे थे, कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। वो हिंदुस्तान की और अंग्रेजी सरकार की किसी संपत्ति का नुकसान नहीं कर रहे थे, कोई घर नहीं जला रहे थे, कोई बस को नहीं तोड़ रहे थे, कोई पुलिस जीप को नहीं तोड़ रहे थे, किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर कोई वार नहीं कर रहे थे। वो तो शांति के साथ रॉलेट एक्ट भारत में लागू ना हो उसके खिलाफ एक सभा की तैयारी कर रहे थे। उस समय लाठियां बरसाई गई बिना उनको चेतावनी दिए हुए और उसमें उनकी मौत हुई। मुकदमा चला तो सैंडर्स बरी हो गया, क्योंकि कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ था। उस कानून के आधार पर अदालत ने फैसला दे दिया कि सैंडर्स का कोई कसूर नहीं है। बाद में उसका प्रमोशन करने की बात हुई, तब भगत सिंह को गुस्सा आया। और शहीद आजम भगत सिंह को अकेले गुस्सा नहीं आया, उनके जो सहयोगी थे चंद्रशेखर आजाद, उनको भी गुस्सा आया। और उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजी शासन और न्याय व्यवस्था में हमको इतना भी न्याय नहीं मिल सकता कि हम हमारे क्रांतिवीर लाला लाजपत राय की मौत के बारे में सोच सकें, समझ सकें और उसका कोई रास्ता निकाल सकें, समाधान निकाल सकें, इतना भी नहीं मिल सकता। तो भगत सिंह ने संकल्प ले लिया कि अब मुझे कानून अपने हाथ में लेकर न्याय करना पड़ेगा, और उन्होंने वो किया। सैंडर्स को उन्होंने गोली से मार दिया। मारने की कहानी वो आप सबको मालूम है, इसलिए सुनाना नहीं चाहता। और गुस्सा इतना था भगत सिंह को कि एक ही गोली में सैंडर्स मर गया था, फिर भी 2 गोली और चलाई उन्होंने उसके शरीर पर, इतना गुस्सा। और उसके बाद भगत सिंह ने ऐलान किया कि अब मुझे फांसी हो जाए तो भी कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने न्याय ले लिया। अब फांसी हो जाए तो कोई गम नहीं। अपने साथियों को एक दिन मीटिंग में बात करते हुए भगत सिंह कहते हैं कि ये सैंडर्स का मरना जरूरी था, नहीं तो ये दूसरे किसी लाला लाजपत राय को मारता, तीसरे किसी लाला लाजपत राय को मारता, चौथे किसी लाला लाजपत राय को मारता। और हमारे पास लाला जी जैसे लोग बहुत कम हैं
जो देश की आजादी के बारे में इतना काम कर रहे हैं। इसलिए हम दूसरे लाला लाजपत राय को खो नहीं सकते। उससे बेहतर है कि हम सैंडर्स को विदा करें। इसलिए सैंडर्स का मरना जरूरी था। और उसके बाद की घटना तो आप जानते हैं, असेंबली में बम फेंका तो वो घोषणा पत्र अंग्रेजों तक पहुंचे इसके लिए। इन दोनों ही आधार पर फांसी हुई। तो मुझे जो कहना है वो ये कि शहीद आजम भगत सिंह को जिस कारण से फांसी हुई, वो कारण तो 15 अगस्त 1947 के बाद बदल जाना चाहिए था। जिस कानून ने लाला जी के सिर पर लाठियां बरसाई, वो कानून तो जला दिया जाना चाहिए था इस देश में। सैंडर्स जैसे अधिकारियों को जो राइट टू ऑफेंस दिया गया, आजादी के बाद किसी पुलिस अधिकारी को ये राइट टू ऑफेंस कैसे दिया जा सकता है जो अंग्रेजों ने कभी दिया अपने अधिकारियों का? इस पर बहस होनी चाहिए थी लोकसभा में। लेकिन दुख और दुर्भाग्य इस देश का ये है कि जिस इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर सैंडर्स ने लाला जी को लाठियां मार मार के शहीद कर दिया, वो इंडियन पुलिस एक्ट आज भी इस देश में चल रहा है और उसमें कोई कॉमा फुल स्टॉप का बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए हम कहते हैं भारत स्वाभिमान की तरफ से कि आजादी अधूरी है, स्वतंत्रता आई नहीं है। बस अंतर इतना ही हो गया है कि पहले गोरे अंग्रेजों की पुलिस लाठीचार्ज किया करती थी, अब काले अंग्रेजों की पुलिस लाठीचार्ज करती है। होता है कि नहीं इस देश में? आप अपनी कोई संवैधानिक मांगों को मानने के लिए, मनवाने के लिए, आप अपने मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए जब भी सरकार के सामने जाते हैं, पुलिस बर्बरता से लाठियों से पीटती है, मारती है, सिर फोड़ देती है, टांगें तोड़ देती है। ये आज भी होता है मन में। अभी थोड़े दिन पहले की एक सच्ची घटना सुनाता हूं। मैं टेलीविजन बनाया है जिसका नाम है नेशनल ब्लाइंड्स एसोसिएशन, राष्ट्रीय अंध लोगों का संगठन, जो आंखों से देख नहीं सकते। उन अंधे लोगों के संगठन की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम कुछ नहीं था, अंधों ने सरकार के सामने अपनी मांग रखनी थी और उनकी मांग बिल्कुल वाजिब थी और उनकी मांग साधारण सी थी, कोई बहुत बड़ी मांग भी नहीं थी कि हर एक अंधे के साथ एक ऐसे व्यक्ति को यात्रा करने का मुफ्त अधिकार दिया जाए जो उसको सड़क दिखाता है, पार कराता है। साधारण सी मांग थी, कोई बड़ी मांग नहीं थी। इस पर जंतर मंतर पर अंधे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कोई सरकार के सामने ज्ञापन रखने की बात सोची। पुलिस ने उनके ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज किया, 17 लोगों के सिर फाड़ दिए, सिर फट गए 17 लोग। और उस दिन का दृश्य ये था कि अंधों के साथ जिनको दिखाई देता था वो तो भाग लिए इधर उधर की गली में, क्योंकि उनको रास्ता पता था। लेकिन अंधे तो भाग नहीं सकते, वो देख नहीं सकते, उनके तो सिर फट गए इस देश में। उस दिन मैंने सोचा, क्या हम स्वतंत्र हो गए हैं? क्या हम आजाद हो गए हैं? इस देश में कोई स्वराज्य आ गया है? आजादी के 62 साल के बाद अगर ये देखना पड़ रहा है हमको अपनी आंखों से। एक दूसरी घटना सुनाता हूं। हमारे देश में विकलांग लोगों का एक संगठन है, जैसे अंधों का है वैसे विकलांगों का है। जिनको कभी पोलियो हो गया, जिनके पांव खराब हो गए, पांव सूख गए, वो चल नहीं सकते, वो साइकिल रिक्शा से चलते। तो विकलांग लोगों का एक एसोसिएशन, उन्होंने कोई एक कार्यक्रम करने का तय किया और उस कार्यक्रम में एक उन्होंने रैली निकाली। उस रैली के ऊपर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ और विकलांग जो भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते, उनके सिर फूटे। एक तीसरी घटना सुनाता हूं आपको। हिंदुस्तान में राजस्थान एक नाम का राज्य है। उस राजस्थान राज्य के कुछ किसानों ने एक संकल्प लिया कि हमारे गांव को पीने का पानी मिलना चाहिए, हमारे खेत को पीने का पानी मिलना चाहिए, इसके लिए कोई बड़ा कार्यक्रम हो। क्योंकि राजस्थान सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले एक फैसला लिया था कि गांव-गांव में शराब की दुकानें तो खोली जाएंगी, पीने का पानी मिले या ना मिले। और बहुत दुख और अफसोस है कि ये फैसला जिन्होंने किया था वो वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार थी, राजस्थान। उनका फैसला था कि गांव-गांव में शराब की दुकानें खुलें, लोगों को शराब मिले पीने को।
पिलाने को, शराब में डुबो दो पूरे राजस्थान को। ये एक ऐसी पार्टी की सरकार का फैसला था जो भारतीयता की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं। भारतीय सभ्यता में शराब में डूब जाएं हम सब और डुबो दें सबको, ये कौन सी पुस्तक में लिखा है, कौन से वेदों में लिखा है? सरकार का फैसला था, किसानों ने विरोध किया। किसानों ने कहा हमको शराब नहीं चाहिए, हमको तो पानी चाहिए, हमको शराब नहीं चाहिए, हमारे खेत को पानी चाहिए। उसके लिए उन्होंने कोई रैली निकाली तो पुलिस ने उस रैली के ऊपर गोलियां चलाई और 20 किसानों की मृत्यु हो गई उसी क्षण। उस दिन मैंने अपने आप से पूछा, देश आजाद हो गया है, देश स्वतंत्र हो गया है, इस देश के अन्नदाता के ऊपर, इस देश के उत्पादनकर्ता, सबसे बड़े उत्पादनकर्ता किसान के ऊपर अगर इस देश की नौकर पुलिस गोली चलाती है, नौकर मालिक की स्थिति में आता है और मालिक नौकर की स्थिति में आ जाता है, कैसी आजादी है, कौन सी स्वतंत्रता इस देश? और ये राजस्थान सरकार का अकेला कहानी नहीं है, बंगाल सरकार की कहानी भी ऐसी है। वो बीजेपी की सरकार थी, वहां कम्युनिस्टों की सरकार है। सिंगूर नाम का एक गांव है, वहां के किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए, जमीन की सुरक्षा करने के लिए कोई आंदोलन छेड़ा। सरकार जबरदस्ती उनकी जमीन छीनना चाहती थी, किसान जमीन देना नहीं चाहते थे। झगड़ा सरकार और किसानों का हुआ, सरकार की पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई, 17 किसान एक ही दिन, एक ही समय में मारे गए। जमीनें छीनकर एक बड़ी कंपनी को बेची गई। वहां झगड़ा हुआ और उस दिन फिर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि बीजेपी की सरकार की पुलिस हो या कम्युनिस्ट सरकार की पुलिस हो, पुलिस एक ही है, पुलिस का चरित्र एक ही है, पुलिस का कानून एक ही है, पुलिस की व्यवस्था। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भी पुलिस ऐसे ही काम करती। इसका मतलब यह है कि सरकारें बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई की भले बदलती रहें, पुलिस व्यवस्था नहीं बदलती, वो वैसी की वैसी ही चलती है जो 150 पौने 200 साल पहले अंग्रेजों ने शुरू की थी। अगर पुलिस व्यवस्था 150 पौने 200 साल पुरानी है और पुलिस का कानून 1860 के साल का है और वो आज भी चलता है आजादी के 62 साल के बाद, तो हमको भारत स्वाभिमान की तरफ से ये कहना पड़ता है कि आजादी अधूरी है, स्वतंत्रता आई नहीं है, स्वराज्य स्थापित हुआ नहीं है, इसलिए हमको भारत स्वाभिमान की जरूरत पड़ी। कब बदलेगा ये पुलिस कानून और क्यों नहीं बदलना चाहिए इसको? जिस पुलिस कानून के अत्याचारों के चलते लाखों भारतवासियों को शहादत देनी पड़ी हो, वो पुलिस कानून आजादी के बाद क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्यों वही कानून चलना चाहिए इस देश में? एक और उदाहरण देता हूं आपको। अंग्रेजों ने 1860 में एक और कानून बनाया था, जैसे ये पुलिस एक्ट बनाया ना, ऐसे एक और कानून बनाया था। उसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। इसको आजकल हम कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। कलेक्टर नाम का एक अधिकारी अंग्रेजों ने नियुक्त किया 1860 में। उसका काम क्या था? भारत के किसानों से पैसे इकट्ठे करना, भारत के व्यापारियों से पैसे इकट्ठे करना, भारत के उद्योगपतियों से पैसे इकट्ठे करना और अंग्रेजी सरकार को कोष में भरना, ये काम था। इसलिए उसका नाम दिया गया कलेक्टर। कलेक्टर माने टू कलेक्ट द मनी, पैसे इकट्ठे करने वाला अधिकारी कलेक्टर बना इस देश में। अंग्रेजों ने उसके लिए कानून बना दिया, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। इस कानून के आधार पर एक परीक्षा ली जाती थी, उस परीक्षा में अंग्रेजों को सेलेक्ट किया जाता था और भारत में कलेक्टर बना के नियुक्त किया जाता था। उनका मूल काम था गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर से धन पैसा वसूल करके अंग्रेजों के खजाने में जमा करते रहना। इसके लिए वो हुआ करता था। अब आजादी आ गई, 15 अगस्त आ गया, 1947 हो गया। वो कलेक्टर तो अभी भी जिंदा है इस देश में, वो कानून तो अभी भी जिंदा है इस देश में। बस अंतर इतना है कि उसको पहले इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट कहा करते थे, अब उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कहा जाता है। पोस्ट तो वही है, अधिकार तो वही है, व्यवस्था तो वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं। जितने अधिकार इस देश में अंग्रेजों के कलेक्टर को हुआ करते थे,
उससे कुछ कम अधिकार नहीं है आजादी के 62 साल के बाद। अब अंग्रेजों के समय के कलेक्टर का थोड़ा चेहरा साफ सुथरा हो जाए, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, तो नाम उसका कर दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कहीं कहीं उसको कहते हैं डिप्टी कमिश्नर। काम उसका वही है जो अंग्रेजों के जमाने में था, व्यवस्था वही है जो अंग्रेजों के जमाने में थी। और हमारे देश में ये जो नए कलेक्टरों को तैयार किया जाता है, उनका पाठ्यक्रम वही है जो 1860 में था। वही सिलेबस पढ़ाया जाता है उनको जो अंग्रेजों के जमाने में पढ़ाया जाता था। हमारे देश में एक मसूरी नाम का छोटा सा स्थान है, वहां पर एक कॉलेज चलता है ये कलेक्टर लोगों की ट्रेनिंग के लिए। मैं कभी कभी वहां व्याख्यान देने के लिए जाता हूं। दुर्भाग्य से मेरे जैसे लोगों को कई बार वो बुला लेते हैं, तो मैं उनसे यही पूछता हूं कि तुम पहले तैयारी करते थे अंग्रेजों के जमाने में, वही तैयारी अब क्यों करते हो? अंग्रेज तो चले गए इस देश से। वो कहते हैं राजीव भाई क्या करें, कानून नहीं बदला, सिलेबस नहीं बदला, जो सिलेबस हम पढ़ते थे उस समय वही आज पढ़ते हैं, कानून भी वही है, इतिहास भी वही पढ़ते हैं जो अंग्रेज लिखकर छोड़ गए थे। अपना इतिहास भी नहीं पढ़ाया जाता हूं। इसलिए लगता नहीं कि कोई आजादी और स्वतंत्रता इस देश को मिल गई। और एक उदाहरण देता हूं, 1860 में अंग्रेजों ने और एक कानून बनाया था, उसका नाम है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। ये 1860 में बना। और इसके थोड़े दिन पहले एक कानून बनाया था सेंट्रल एक्साइज एक्ट, केंद्रीय उत्पाद कर का कानून, वो थोड़ा पहले आया। और उसके 1860 में दूसरा आ गया इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। इन दोनों कानूनों को बनाने के समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में लंबी बहस हुई है। ये जानना बहुत जरूरी है हमको कि ये कानून आया क्यों। अंग्रेजों की संसद में बात हो रही है और ये अंग्रेज अधिकारी बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 1857 में भारत में जो क्रांति हुई थी उसको वो विद्रोह कहते थे। क्रांति नहीं कहते थे, विद्रोह कहते थे। सैनिकों का विद्रोह था, ऐसा वो बोला करते। तो अंग्रेजी संसद में कह रहे हैं कि वो सैनिकों का जो विद्रोह हुआ था 1857 में, उस विद्रोह ने हमारी कमर तोड़ दी। ये खुद अंग्रेज कह रहे हैं अपनी संसद में। कमर कैसे टूटी? 10 मई 1857 को शुरुआत हुई मेरठ के एक छोटे से मोहल्ले से। भारतवासियों का गुस्सा इतना तेज था, उबाल इतना ज्यादा था कि अंग्रेज अधिकारियों के घर जला दिए मेरठ में 10 मई 1857 की शाम 5 बजे के आसपास। और कई अंग्रेज अधिकारी जलकर उसमें मर गए। जो भागे घरों से निकलकर, मोहल्ले और पड़ोस के लोगों ने उनको पीट पीट के मार डाला, उनको हंसिए से काट डाला, गर्दन काट दी। मेरठ में इतनी बड़ी क्रोध की अग्नि फैली थी उस समय। अगले दिन दिल्ली में शुरू हो गया। 11 मई, 12 मई, 13 मई, 15 मई तक दिल्ली के सारे अंग्रेजों का कत्लेआम हो चुका था। एक अंग्रेज दिल्ली में 5 दिन के बाद जिंदा नहीं बचा। फिर जलंधर में शुरू हो गई, होशियारपुर में शुरू हो गई, कपूरथला में शुरू हो गई। फिर ये क्रांति की लहर बरेली पहुंची, शाहजहांपुर पहुंची, सहारनपुर पहुंची। भारत के 350 स्थानों पर यह क्रांति 1 सितंबर 1857 तक फैल चुकी थी। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों के दस्तावेज बताते हैं कि 3,64,000 से ज्यादा अंग्रेज इसमें मारे गए इस क्रांति में। और भारतवासियों ने उनको हंसियों से काट दिया या लाठियों से पीट कर मार दिया, ऐसी स्थिति थी। माने साधारण भारतवासियों के मन में इतना गुस्सा और इतना प्रतिशोध था कि उन्होंने अंग्रेजों को खत्म किया। ये गुस्सा क्यों था? उसके कई कारण थे। उनमें सबसे बड़ा कारण ये था कि अंग्रेज बेतहा इस देश को लूट रहे थे, बेइंतहा लूट रहे थे। धन संपत्ति लोगों का लूट लूट कर इस देश से लेके लंदन जा रहे थे। अंग्रेज कितना लूट रहे थे इस देश को, एक ही उदाहरण देता हूं। सारे उदाहरण देने का तो समय नहीं है, वक्त नहीं है। एक अंग्रेज था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उसने कलकत्ता लूटा था और कलकत्ते को लूटकर जो धन जमा हुआ था वो लेके लंदन गया था। रॉबर्ट क्लाइव की ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेशी हुई थी और उसको इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि तुम भारत से क्या लेके आए? तो उसने कहा भारत से नहीं लाया, भारत के एक राज्य के, एक शहर के, एक इलाके से कुछ लेके आया। करेक्शन किया उसने प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट। उसने कहा पूरे भारत से लाना तो मेरे बस की बात नहीं है,
और हम अंग्रेजों को 1000 साल लगेंगे तब पूरे भारत से कुछ हम ला पाएंगे। मैंने तो भारत का एक राज्य बंगाल और उसका एक शहर कलकत्ता और उसका एक छोटा सा इलाका उतना ही लूटा है, और वो धन मैं यहां लेके आया। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा है कितना धन लेके आए? उसने कहा गिना नहीं है, गिनती नहीं की है, तो अंदाजा बता दो। तो वो कहता है कि आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो इससे लगा लो कि भारत से जो धन मैं लूट कर लाया हूं वो सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, हीरे जवाहरात हैं और बेशकीमती धातुएं हैं। ये सब भर भर के लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज लगे। और ये घटना जिस समय की है, उस समय का पानी का एक जहाज इतना बड़ा होता था कि उसमें 60 से 70 मीट्रिक टन सामान आता था। आज जो पानी के जहाज हैं उनमें 250 से 1000 मीट्रिक टन सामान आता है। कुछ कुछ जहाज तो ऐसे भी हैं जिनमें 2500-3000 हजार मीट्रिक टन सामान आता है। इस समय के जहाज बहुत विशालकाय हैं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने के जो जहाज हुआ करते थे 60 से 70 मीट्रिक टन मटेरियल लेके जाते थे। अब एक जहाज में 60 से 70 मीट्रिक टन सामान आए, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम हो, और ऐसे 900 जहाज भरकर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात अगर एक अंग्रेज लेकर जाए तो कितनी बड़ी लूट है, अंदाजा लगाइए। और ऐसी लूट किसी एक अंग्रेज ने नहीं की थी, जितने अंग्रेज आए सबने लूटा इस देश। दस्तावेज बताते हैं कि ये अंग्रेज आया जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव, वो लूट के ले गया। 7 साल वो इस देश में रहा, लूटता रहा। फिर उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आया, उसने लूटा। फिर उसके बाद कर्जन आया, उसने लूटा। फिर लिनलिथगो आया, उसने लूटा। फिर लॉरेंस आया, उसने लूटा। फिर डलहौजी आया, उसने लूटा। फिर विलियम बेंटिंग आया, उसने लूटा। और ये लूट का सिलसिला तब तक चलता रहा जब लॉर्ड माउंटबेटन इस देश का आखिरी गवर्नर जनरल बन के आया। तो रॉबर्ट क्लाइव से शुरू होकर और माउंटबेटन तक अंग्रेजों के 84 गवर्नर जनरल इस देश में आए, सबने लूटा। किसी ने 7 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 12 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 3 साल। और ये सारा धन इकट्ठा हो होकर लंदन पहुंच गया। इस धन की ताकत पर अंग्रेजों ने औद्योगिक क्रांति की, वरना इंग्लैंड के पास औद्योगिक क्रांति करने के लिए पूंजी नहीं थी। एक अंग्रेज की डायरी का एक वाक्य सुनाता हूं। उस अंग्रेज का नाम था जेम्स वॉट, आपने सुना होगा। भाप के इंजन का आविष्कार उसने किया। जेम्स वॉट अपनी डायरी में लिखता है कि अगर मेरा जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत प्रवास के पहले हो गया होता तो मैं और मेरा आविष्कार दोनों ही मर गए होते। डायरी में आगे वो लिख रहा है कि मैं और मेरा आविष्कार क्यों मर गए होते। तो जेम्स वॉट कहता है कि किसी भी आविष्कार को फलीभूत होने के लिए, औद्योगिक तकनीकी में बदलने के लिए बहुत बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, बहुत धन की आवश्यकता होती है, और वो धन हमारे इंग्लैंड के पास कभी नहीं होता जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को नहीं लूटा होता। अब मुझे समझ में आया ये डायरी के 2 वाक्य पढ़ने के बाद कि सारे अंग्रेज आविष्कारक जो सफल हुए वो प्लासी के युद्ध के बाद ही सफल हुए। जब भारत से लूटकर धन उन्होंने लंदन में जमा करना शुरू किया, तब उस धन से उन्होंने उद्योग बनाना शुरू किया, तब उस धन से उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति आई। वरना तो भुखमरी का शिकार था इंग्लैंड। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो इंग्लैंड सबसे गरीब देश था दुनिया का। इंग्लैंड के इतिहासकारों ने इंग्लैंड के इतिहास में लिखा है कि 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में 3.5 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। इतना बुरा हाल था इंग्लैंड का। कुल आबादी जिस देश की 6 करोड़ हो और उसमें 3.5 करोड़ भूख से मर जाएं, ये कोई मामूली बात नहीं है। आधी आबादी भूख से मर गई क्योंकि खाने को कुछ नहीं था, पहनने को कुछ नहीं था। अंग्रेजों ने कपड़ा पहनना भारत से सीखा, अंग्रेजों ने कपड़ा बनाना भारत से सीखा। भारतवासियों के संपर्क के पहले तो इंग्लैंड में कोई कपड़ा बनाना नहीं जानता था, पहनना भी नहीं जानता, नंगे रहते थे आदिवासियों की तरह, वनवासियों की तरह। तो ये तो सारी की सारी कहानी है भारत के लूट की। यहां का पैसा वहां गया।
अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई 1860 में और ये तय हुआ कि भाई भारत की जो क्रांति हुई 1800